हेलो एवरीवन, दिस इज़ बीके। तो आ चुका हूँ मैं फिर से नई वीडियो लेके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि 30 दिन तक हमने जीके कंप्लीट करने का टारगेट रखा है, तो उसका आज है डे 8। तो जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं 7 दिन की, तो वो देख लेंगे। तो उसके बाद ही इस वीडियो पे आएगा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो उससे आपकी रिवीजन होती है। इसीलिए क्लास 1 से देखना स्टार्ट कीजिए। तो चलिए डे 8 को शुरू करते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से बना था। ये सारे प्रीवियस ईयर के हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन से। तो ग्रीन रेवोल्यूशन किस से रिलेटेड थी? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो रिलेटेड थी वो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन से थी। तो मेनली जो वीट और आपका राइस हो गया, इससे रिलेटेड थी। तो क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आई थी, तो उससे पहले बहुत ही कम पैदावार होती थी, तो जिसकी वजह से कि हम इंपोर्ट करना पड़ता था हमको बाहर से चीज़ें। तो अब तो ग्रीन रेवोल्यूशन आने के बाद अब सेल्फ डिपेंडेंट है, हम खुद प्रोड्यूस भी करते हैं, इनफैक्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। तो चलिए ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दी थी वो देख लेते हैं। तो वो दी थी विलियम गॉड ने। ओके, उसके फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं नॉर्मन बोरलॉग को। तो ग्रीन रेवोल्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड कहाँ पे हुई थी? मैक्सिको में। उसके बाद फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में इसको एम.एस. स्वामीनाथन ने प्रमोट किया था। तो नॉर्मन बोरलॉग रिसीव नोबल प्राइज़ 1970 में नोबल प्राइज़ मिला था नॉर्मन बोरलॉग को, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस करके। और HYV सीड्स, जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स बोलते हैं, तो वो भी ग्रीन रेवोल्यूशन में ही स्टार्ट हुए थे। उसके बाद द दंग दरबार फेयर इज़ हेल्ड एवरी ईयर इन विच स्टेट? तो जो दंग दरबार महोत्सव है वो कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है, याद रखिएगा। तो देखिए कुछ राजस्थान के देख लेते हैं। जैसे राजस्थान के गैनगोर, घूमर, पुष्कर मेला, ये कहाँ पे? राजस्थान में होते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो, लोकरंग। महाराष्ट्र में गुड़ी पर्व, नराली पूर्णिमा। अगर न्यू ईयर ऑफ महाराष्ट्र पूछे तो गुड़ी पर्व। ठीक है, गुड़ी पर्व, या ऐसे पूछेंगे गुड़ी पर्व किस स्टेट का न्यू ईयर है? तो ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, उसके बाद JNK में बाहू मेला लगता है, ये आपको पता है, बाहू मेला। फिर तमिलनाडु में पोंगल। और अगर पूछें आपको कि तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सा है, तो वो पुठांडु है, याद रखिएगा। न्यू ईयर पे क्या सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु में? पुठांडु। तो 73rd अमेंडमेंट 1992, प्रोविजंस फॉर अ 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज फॉर ऑल द स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन अबव। ठीक है, तो 3-tier जो पंचायत सिस्टम है वो कौन सी स्टेट्स में लागू करने की बात की थी जिनमें कितनी पॉपुलेशन हो? आंसर इज़ मिसिंग। तो इसका आंसर नहीं है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, इसको होल्ड पे रखिए। इसका आपको बाद में इसी वीडियो के नीचे पिन करके रख दूंगा एक कमेंट। तो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, तो कमेंट सेक्शन में जाके आपको इसका आंसर दिख जाएगा। ठीक है, तो अभी चलिए बलवंत राय मेहता कमेटी जो है ये, फिर अशोक मेहता कमेटी, तो ये दोनों किससे रिलेटेड है? पंचायत से रिलेटेड है, याद रखिएगा। जब भी बलवंत राय मेहता कमेटी या अशोक मेहता कमेटी की बात हो तो पंचायत से रिलेटेड है ये दोनों। तो 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और पंचायत कौन से पार्ट में है? पंचायत पार्ट 9 में है, और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। तो अभी आप पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि पंचायत कौन सी अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। तो ये आप पंचायत भी और म्यूनसिपैलिटीज़ भी, ये दोनों बताइए कौन सी अमेंडमेंट से ऐड की गई थी। फिर म्यूनसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में है, और ये आर्टिकल 243P से 243ZG तक है, याद रखिएगा। तो देखिए पंचायत जो है वो 73rd अमेंडमेंट से ऐड हुई थी, और म्यूनसिपैलिटीज़ 74th अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। और ये कौन से शेड्यूल में, वो भी याद रखिएगा। देखिए हमने याद किया था शेड्यूल्स को, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM जो लास्ट में पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए ही थे वो। ठीक है, तो कितने शेड्यूल है हमारे? 12। तो 11वें और 12वें में क्या है? पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। व्हाट इज़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 382 लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग है, जो मैंने आपको सेंसस के नोट्स भेज के रखे हैं ग्रुप में, उसमें ये पूरा लिखा हुआ है। अब देखिए ये हाईएस्ट स्टेट, ये यूटी। ठीक है, जैसे हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पे थी? बिहार में, अगर स्टेट की बात पूछे। अगर यूटी की बात पूछे तो दिल्ली में। लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, और यूटी में पुडुचेरी। ठीक है, तो पॉपुलेशन कितनी थी हमारी? तो 1.21 बिलियन, याद रखिएगा। डिकेडल ग्रोथ 17.7%। डिकेडल ग्रोथ होती है हर 10 साल में हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही थी? तो 2001 से 2011 तक कितनी बढ़ी थी? 17.7%, याद रखिएगा।
फिर उसके बाद अगर एनुअल ग्रोथ रेट पूछ ले तो 1.64%। क्वेश्चन नंबर 5, ओरिजिन ऑफ गोदावरी। देखिए गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, तो ये पेपर में आ चुका है बहुत बार। विच रिवर इज़ नाउन एज दक्षिण गंगा, तो वो किसको बोलते हैं, या साउथ ऑफ इंडिया भी, साउथ गंगा ऑफ इंडिया ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ गोदावरी कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी। अगर आपको पूछ ले कि कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, तो ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती है, लेकिन महाबलेश्वर से, ठीक है। और कावेरी का पूछे तो ये ब्रह्मगिरी से निकलती है कर्नाटक में। अब इनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज होती हैं, सहायक नदियाँ। जैसे देखिए एक नदी यहाँ से बह रही है तो आगे कोई दूसरी नदी उसको ज्वाइन करती है, तो वो होती है ट्रिब्यूटरीज। तो इसकी मैंने ट्रिक बताई है आपको। देखिए कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज याद करने की ट्रिक ये है, भीम तुम मौसी को घाट मल, ठीक है। तो अब देखिए इससे कैसे, भीम से भीमा, तुम से तुंगभद्र, मौसी से, मौसी रिवर का नाम है, उसके बाद कोयना से, को से कोयना, ठीक है। घाट से घाट प्रभा, और माल से माल प्रभा, ठीक है। उसके बाद कावेरी रिवर की देखिए, अगर लास्ट में नी या ती लगा हो तो समझ लीजिएगा कि वो कावेरी रिवर की सहायक नदियाँ हैं। जैसे देखिए इसमें अमरावती ती लगा है, इसमें भी ती लगा है, इसमें नी लगा है, इसमें नी लगा है, ठीक है। बस एक एक्सेप्शन है, इसीलिए वो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है मैंने, गोदावरी में क्या, इंद्रवती। तो कावेरी की कौन कौन सी है, काबिनी, भावनी, हेमावती, अमरावती, 4 याद रखिएगा इंपॉर्टेंट। और ती और नी जिसमें भी हो वो कावेरी की, बस एक्सेप्शन एक है इंद्रावती की। ये जो इंद्रावती है ये गोदावरी की है, ठीक है। इंद्रावती पेन गंगा, उसके बाद प्राणहिता, पुराण, मंजीरा, सबरी, वर्धा, वेन गंगा, ये सारी किसकी हैं, गोदावरी की। और ब्रह्मपुत्र की देख लीजिए, ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन मानसरोवर से होता है, ठीक है, मानसरोवर कैलाश से, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1945। तो उस टाइम पे वाइसरॉय कौन था, लॉर्ड वेवेल, ठीक है। जिस टाइम शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी उस टाइम वाइसरॉय था लॉर्ड वेवेल। अब कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं वाइसरॉयज़ के बारे में। तो लॉर्ड इरविन कब से कब तक था, 1926 से 1931 तक, ठीक है। साइमन कमीशन इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था वो बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो साइमन कमीशन आया था, 7 मेंबर्स थे उसमें, सारे ही वाइट थे, मतलब सारे ही ब्रिटिशर्स थे, इंडिया का कोई भी मेंबर नहीं था उसमें, इसीलिए उसको बाइकआउट किया था। गो बैक साइमन के नारे लगे थे, तो ये आपकी रिवीजन हो गई। तो सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट भी इसके टाइम पे आई थी, लाहौर सेशन इसके टाइम पे हुआ था, कराची सेशन भी इसके टाइम पे हुआ था। और याद रखिए लाहौर सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी सेशन में हमने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का। अब लॉर्ड लिनलिथगो, देखिए कैसे कैसे नाम है, कैसे याद रहेंगे। तो ये 1942 में आया था, तो इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था, इसके टाइम पे हमारी क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी, फिर उसके बाद अगस्त ऑफर हुआ था, फिर इंडिविजुअल सत्याग्रह चला था, क्रिप्स मिशन चला था। तो ये हमने सारे पढ़ लिए हैं, क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था, इंडिविजुअल सत्याग्रह में क्या हुआ था, पिछली क्लास में ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो अभी रिपीट नहीं करेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। फिर वैरन हेस्टिंग्स के बारे में देख लीजिए, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वैरन हेस्टिंग्स, ठीक है। एबोलिश डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसने ही एबोलिश की था डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और याद कीजिए एक चीज़ और इसने बहुत इंपॉर्टेंट जो की थी, क्या की थी वो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है, एक लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रैक्टिस, याद आ रहा होगा, 1829 में वो उन्होंने ही की थी। फिर पद्मश्री अवार्डी गोस्वीडू शाइक हसन इज़ नाउन फॉर प्लेइंग। तो ये जो गोस्वीडू शाइक हसन है ये क्या क्या प्ले करते हैं, तो ये नाद स्वरम प्ले करते हैं, जो अब मैंने आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नोट्स भेजे हैं उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए टी.एन. पिल्लाई, ये भी इसी से रिलेटेड है। उसके बाद शेख चिन्ना मौलाना, ये तीनों इसी से रिलेटेड है, नादस्वरम से। फिर अगर आपसे पूछ ले कि अबम मिस्त्री, तो ये किससे रिलेटेड है, तबला से, ठीक है। फिर अनंत आर कृष्णा मृदगम से रिलेटेड है। और उसके बाद मोहन श्याम शर्मा पखवाज से रिलेटेड है, याद कीजिए एक और था इसमें पखवाज में, तोताराम शर्मा और ये मोहन शर्मा, ठीक है। ये दोनों किससे रिलेटेड है, पखवाज से। वीजी जोग वायलिन से, ये हमने 2-3 बार ऑलरेडी रिवाइज़ कर लिए हैं। अब देखिए कंकरेंट लिस्ट के बारे में पूछा है, तो याद कीजिए कौन से शेड्यूल में था हमारा, फेडरलिज़म के बारे में। तो कौन से शेड्यूल में था, उसी शेड्यूल में हमारा क्या था, ये भी था कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, उसी शेड्यूल में था जब हमने शेड्यूल की क्लास की थी, क्लास 3 थी आई थिंक। तो उसमें हम लोगों ने ये पूरा करके रखा था कि देखिए टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, तो TEARSO, तो 6 शेड्यूल में क्या है, याद रखिएगा।
उसके बाद देखिए कंकरेंट लिस्ट में क्या क्या आता है। वैसे तो 107 चीज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा हैं ये, उतनी तो याद हो नहीं सकती हैं, लेकिन ऐसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए कंकरेंट लिस्ट जो है उसमें स्टेट भी लॉ बना सकती है, ठीक है, उससे रिलेटेड मतलब जो भी ये उसके अंदर मैटर्स आते हैं उस पर स्टेट भी कोई डिसीजन ले सकती है और सेंटर भी ले सकता है। लेकिन प्रीवेल किसका होगा? अगर दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया तो सेंटर का ही प्रीवेल होगा। जैसे देखिए एजुकेशन, एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में आती है। वेट्स एंड मेजर्स, मैरिज, डाइवोर्स, पॉपुलेशन, फैमिली प्लानिंग, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें किस में आती है? कंकरेंट लिस्ट में। अब यूनियन लिस्ट में देखिए, यूनियन जो होता है सेंटर में, तो सेंटर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही होंगी जो सेंटर ही जिस पे डिसीजन ले सकता है, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, पीस एंड वार, एयरवेज, रेलवे, सिटीजनशिप। तो आप जितने मैंने लिखे हैं इतने आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि इससे अलग मुश्किल ये पूछना, ठीक है, तो इसमें से ही कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो स्टेट लिस्ट में पुलिस आ गई, हेल्थ, फिशरीज़ आ गई, एग्रीकल्चर, गैम्बलिंग, उसके बाद बरियल गुड्स। देखिए ये जो पुलिस है, पुलिस अपनी अपनी स्टेट की अलग अलग होती है, इसीलिए इससे याद रखिएगा कि ये स्टेट लिस्ट में आएगी। एग्रीकल्चर, गैम्बलिंग वगैरह ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ्स ओशन विद द डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स। तो डीपेस्ट पॉइंट देखिए, जो सबसे डीपेस्ट या सबसे बड़ा ओशन है उसी में डीपेस्ट पॉइंट भी होगा। तो पैसिफिक ओशन जो है हमारा लार्जेस्ट ओशन है, और मरीना ट्रेंच जो जगह है उसमें, तो वो मरीना ट्रेंच को ही डीपेस्ट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए हम ये जो अपने ओशन है इनको कैसे याद रखते हैं। तो पैसा, PAISA, तो सबसे ये मतलब सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा पैसिफिक ओशन है, ठीक है। सबसे बिजीएस्ट ओशन बोलते हैं अटलांटिक ओशन को, फिर तीसरे नंबर पे इंडियन ओशन, फिर साउदर्न ओशन, उसके बाद आर्कटिक ओशन, ये सबसे छोटा है। तो ये मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर में ही दिया है, असेंडिंग नहीं डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। आर्टिकल 36 देख लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 36 में क्या बताया गया था? तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो यही हमारा सेम चीज़ आर्टिकल 12 में भी बताई गई है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 36 में भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट, तो देखिए 12 भी रिवाइज हो गया। उसके बाद देखिए आर्टिकल 37 में क्या बताया गया है? एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़, मतलब कैसे अप्लाई करनी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। आर्टिकल 38 में वेलफेयर स्टेट के बारे में बोला गया है। 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, मतलब सबके साथ बराबर का इंसाफ होगा। और फ्री लीगल एड का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि अगर आप लोग जा रहे हैं, आप पे कोई केस हुआ है, ठीक है, तो दूसरी पार्टी जो है जिसने केस किया है, तो वो तो वकील ले आएगा, अपना पैसे वाला बंदा होगा। अगर वो आपके पास पैसे नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्ट में जाते ही तो डिसीजन हो जाएगा कि आपने वकील नहीं लाया तो आपको सज़ा हो गई। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से वकील देता है। तो ये एक एग्जांपल आ गई फ्री लीगल एड की, ठीक है। अगर आपके पास वकील लेने के पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक लॉयर देगी, ठीक है। तो आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत है। 41 में राइट टू वर्क टू एजुकेशन, के भी है यहाँ पे, राइट टू वर्क टू एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 42 में जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, देखिए ऐसे याद रखिए। आर्टिकल 41 में काम करवाना बोल रहे हैं, और आर्टिकल 42 में बोल रहे हैं जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क, मतलब काम करने की जगह अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे काम कर रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद 43 में लिविंग वेज, अब काम करवा दिया, काम वाली जगह भी अच्छी होनी चाहिए, तो लिविंग वेज हो गई कि कम से कम उतनी तनख्वाह होनी चाहिए, उतनी पेमेंट होनी चाहिए कि अपना गुजारा कर सके बंदा, ठीक है, तो लिविंग वेज वो होती है। उसके बाद आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 में। आर्टिकल 45 में क्या? अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन। तो अभी हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, या उससे पिछली क्लास में पढ़ा था शायद, कि 86th अमेंडमेंट से आर्टिकल 21A ऐड हुआ था, और क्या हुआ था, आर्टिकल 45 जो है इसका स्ट्रक्चर चेंज किया था थोड़ा। तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन के बारे में बात हुई है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड केयर कब का? अंडर द एज ऑफ 6 ईयर्स, ठीक है, याद रखिएगा। अब कुछ नेशनल पार्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, कियोलेडियो नेशनल पार्क कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क भी राजस्थान में है, और सरिस्का नेशनल पार्क भी राजस्थान में है। और JNK में किश्तवाड़ नेशनल पार्क, डाचीगम नेशनल पार्क। उसके बाद लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क। और उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि हमारा ओल्डेस्ट नेशनल पार्क भी है, ठीक है। रामगंगा नेशनल पार्क हो गया, और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। उसके बाद यूपी के दुधवा नेशनल पार्क यूपी का है। असम के देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क और मनास नेशनल पार्क। और ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी पूछ लेते हैं। तो ये वन हॉर्न रीनो के लिए फेमस है, ठीक है। रीनोसोरस जो होता है ना, गैंडा, उसके लिए ये फेमस है। तो कर्नाटक में नागरहोल नेशनल पार्क आ गया, और बांडीपुर नेशनल पार्क आ गया। और पेंच में माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क भी बोल सकते हो।
और क्वेश्चन नंबर 12, एटॉमिक नंबर ऑफ मेंडलीवियम, तो ये पूछा है, तो ये 101 होता है। और 106 का भी पूछ लिया इस बार ये CHSL में। 106 किसका एटॉमिक नंबर होता है? C बॉजियम का, याद रखिएगा। तो अब मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कौन है? सिद्धार्थ मोहंती। और LIC का चेयरमैन कौन है? R डोराईस्वामी, याद रखिएगा। थीम ऑफ इंडिपेंडेंस डे 2023 क्या थी? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ओके, इसके साथ ही आज की वीडियो 15 मिनट में ख़त्म। आई होप आपको अच्छी लगी हो। समझ ना आए तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा करवाने के चक्कर में मैं थोड़ा जल्दी करवा लेता हूँ। तो नोट्स बनाइए अच्छे से और इसको रिवाइज़ कीजिए। और आपको पता है कि हर संडे को होता है इसका टेस्ट। तो इस संडे को बहुत ही कम लोगों ने टेस्ट अटैम्प्ट किया था, जिससे थोड़ी तकलीफ़ हुई मेरे दिल में। तो नेक्स्ट टाइम दिल मत तोड़ना, अच्छे से याद कीजिए, नोट्स बनाइए और टेस्ट ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा संडे को। तो संडे को कोई भी क्लास नहीं होगी, सिर्फ टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।